वेलकम बैक नाजरीन। जफर साहब मौजूद है हमारे साथ। सर आपको आवाज़ आ रही है? ओके राइट जी, बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, दरखेजी प्रोग्राम के तहत 7,50,000 किसानों को 300 अरब के कर्जे फराहम किए जाएंगे, कैसे देखते हैं सर इसको? सर पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ एक कागजी ऐलानात होते हैं। इससे पहले भी कई सौ अरब के ऐलानात हमने सुने, लेकिन वो कहते हैं ना, रियासत तो माँ के जैसी होती है। ये हमारी रियासतें अब माँ के जैसी नहीं होती, ये डायनो जैसी होती हैं। और ये सिर्फ खून चूसती हैं, ये अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं, ये अपने जो फायदे हैं वो देखते हैं। आप देखें आपने कि इन्होंने शुगर इंडस्ट्री को डीरेगुलेट कर दिया, कहा जी हमें आईएमएफ। अच्छा, जो बात खुद करनी होती है वो आईएमएफ के सब थोप देते। अरे भाई, आप 10-10 अरब के 11-11 अरब के आप जहाज ले रहे हो, आपको आईएमएफ मना नहीं करता है। आप जो है वो ब्यूरोक्रेसी को बड़े बड़े घर बना के देते हो, आपको आईएमएफ मना नहीं करता। आप अपने तनख्वाहें बढ़ाते हो, आपको आईएमएफ मना नहीं करता। आपको मना करता है तो गरीब को फायदा देने के लिए आईएमएफ मना करती। मैं ये कहता हूं कि ये बाय डिजाइन किया जाता है कि लोग खुशहाल ना हो। खुशहाल होंगे तो वो जरा थोड़े से तकड़े होंगे। तो अभी तो खौफ के साए में जो है वो हुक्मरान जो अवाम को खौफ दिलाकर अपनी हुकूमत कर रहे हैं। अब आपने पूछा है कि ये जो ऐलान किया है, मुझे एक बताएं। पहली बात तो कि कर्जा तो कर्जा होता है। हम कहते हैं कि हमें आप अपाहज बनाना चाहते हैं। जिस तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो, उसका उसामा साहब क्या फायदा है? मुझे बताएं कि लोग इंतजार में होते हैं कि हमें ये एक भीख जो है वो मिलनी है। क्यों सर, बड़ा फायदा है सर। मेरी बात सुने, आप जरा अनफोल्ड करके देखिए, आपको पता चलेगा कितनी कितनी किस किस को कहां से जो है वो खाबे लगे हुए हैं। थोड़ा फायदा है ये सर। जी बिल्कुल। 712 रुपए सर लल्ले तल्लों को मिलता है। 712 रुपए, 712 रुपए से इतनी इंडस्ट्री लग सकती है। बात ये है कि ये हमें कर्जे ना दे, ये हमें कोई सब्सिडी ना दे, कुछ भी ना कर। हम ये कहते हैं कि देखें, मेरे पास डीएपी की खाद, डीएपी की खाद जो है वो पैदावारी सलाहियत बढ़ाती है। अगर मैं एक बोरी डालता हूं तो वो एकड़ में से 50 मन गंदम आएगी। अगर मैं 2 डालता हूं तो 60 मन आएगी। अब वो डीएपी मेरे दुश्मन मुल्क के अंदर पाकिस्तानी रुपीज में बता रहा हूं कि 4,000 रुपए की है, और मेरे पास 17,000 रुपए की। वो भी बाहर से लेते हैं डीएपी, और हम भी बाहर से मंगवाते हैं। वो भी ब्लैक में, वो भी ब्लैक में सर जी, वो भी ब्लैक में सर, ब्लैक में हमारे ब्लैक में जी। और यूरिया देखिए, यूरिया जो है वो वहां पे इंडियन रुपीस के अंदर जो है वो 400 रुपए, 350 रुपए की, और हमारे यहाँ 4500 रुपए की। हमें यूनिट जो है 60 से 70 रुपए का। और देखें कि वजीर मौसूफ को जो अवैस लगानी साहब हैं, उनको सिविल एजाज से नवाजा जा रहा है। यार क्या कारनामा अंजाम दिया है उन्होंने। हाँ जी, अंजाम दिया सर, उन्हें गरीब बिल्कुल सही है सर। मैं आता हूँ आपकी तरफ वापस। मैं जरा जफर साहब की तरफ बढ़ना चाहूंगा। जी, मुझे थोड़ा सा उसामा टाइम दीजिए। मैं जरा आपको बताऊं जी, मैं मुआवजा करके बताऊं। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हमारे जनाब इंपोर्ट जो है वो आप देख लें, चावल में नहीं रही। आज सब्जियों का कोई रेट नहीं लग रहा। अच्छा, उसका क्रेडिट भी ये हुकूमत लेते हैं कि देखें जी, ये टमाटर सस्ता है, ये भेजी तोरी सस्ती है, फलानी सस्ती है। अरे भाई, वो हमारे स्कूल से हम तो यकीन करें ना, हमारे बच्चों के हालात अच्छे, ना हमारे बच्चों की तालीम अच्छी, ना उनकी सेहत अच्छी। हम तो मतलब अजीब नफ्सियाती जो है वो एक मरीज बन चुके हैं। और हुकूमत ये कह रही है, आज मैं बजट सुन रहा था और मैं हैरान हो रहा था। अच्छा, ये अभी अपना कैसा साहब ने बात की कि भाई किसान भी रो रहा है, ताजर भी रो रहा है, सनतकार भी रो रहा है, और सारे तो हजूर हुक्मरान खुश है। हम तो रो रहे हैं, हुक्मरान खुश है। उन्होंने अभी कोई बता रहा राइट सर थोड़ा टाइम शॉर्ट है सर। मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ जी सर। मुझे जरा बाकी मेहमानों की तरफ जाए। जफर साहब, हमने बड़ा अच्छा बजट पेश कर दिया, वज़ीर आज़म ने वादा पूरा कर दिया, हम इकॉनमी बेहतर कर रहे हैं, हम इकॉनमी बेहतर कर देंगे। इस बजट को देख के ये नारे दावे, इसमें कोई हकीकत नजर आ रही है, या कम अज कम डायरेक्शन ठीक नजर आ रही है हुकूमत की इकॉनमी को ठीक करने के मामले में? कोशिश जारी है, होगी नहीं।
परेशान हैं। बॉडी लैंग्वेज, आप भी अक्लमंद हो, आपके तजियाकार भी अक्लमंद हैं, बॉडी लैंग्वेज देख लो। वो कोई बुरा मान जाता है, कोई वही मुराद की फिल्म है, बिलावल चला जाता है नीचे, फिर उसको मनाने जाते हैं, फिर जाते हैं नकवी साहब, फिर वो हल्की फुल्की अच्छा सा डिफरेंट गाना सुनाते हैं उसको, फिर वो फौरन आ जाता है। ये सब यार, ये टोटके तक चलेंगे यार। 80s के डायलॉग वाली नहीं देख सकते, कुछ गाने वाने रोक रोक कर देख लेंगे, लेकिन नहीं देख सकते। अब ये 80s से चल रहा है, ये कहानियां चल रही हैं, ये परेशानियां चल रही हैं। कभी कोई क्रॉप फेल हो रही है, कभी कोई क्रॉप फेल हो रही है, कभी कहीं पर एक्सपोर्ट हो जाता है, फिर डबल भाव में आती है अंदर। कभी अपना, मैंने आपको माइनिंग का भी बता दिया। अब ये सब में अब इट हैज टू स्टॉप। अभी हमारे पास जगह नहीं है, यानी वी कान अफोर्ड इट। यानी ये बहुत पुराना वर्ड है कि भाई अब नहीं कर सकते। जो मैं वियतनाम की आपको बात कर रहा था, असेंबली में इनके भी 25-30 साल पहले बात हुई कि हम सुपर ट्रेन चलाएंगे, बुलेट ट्रेन। तो असेंबली वालों ने कहा, देखो नेशनलिस्ट हैं सब, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें स्लो ट्रेन चलानी चाहिए जब तक चल रही है, जब हमारे पास पैसे आएंगे तो हम सब सेट कर लेंगे। यहाँ पर तो कोई सुनने वाला नहीं। अभी यहाँ अभी तक इंग्लिश एरा के, ब्रिटिश एरा के जाफराबाद से, जाफराबाद जो ट्रेन निकलती है, वो आपको लगेगा कि 100 राइफल्स फिल्म देख रहे हो, वेस्टर्न। सीरियस बता रहा हूँ कि आप खाली देख लो कि वो किस किस टनल से गुजरती है। वो टनल उस टाइम के बने हुए हैं, और वो टनल बनाने में अंग्रेजों का ये था कि वहां पर हुकूमत कर लें। वो अभी तक चल रही है, उसको कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। एक टाइम आया था, मैं, आरिफ हबीब साहब और हम लोगों को बुलाया गया कि भाई एक ट्रैक बनाते हैं जो पाकिस्तान से ईरान, ईरान से टर्की जाएगा। ट्रैक यूं बदलेगा, ने ट्रैक ये बदलेगा, ने वो बदलेगा। खटक साहब थे उस टाइम। तो वो जो है, हम लोग बैठे हुए थे, तो मैं उस टाइम सिगरेट पीता था, सिगार पीता था, आई डोंट रिमेम्बर। तो वो जो है मैं बाहर गया सिगरेट पे, तो देखा जो खटक साहब मीटिंग करने आए हैं उनको निकाल दिया गया, ही वॉज फायर्ड। अब ये ट्रैक को दूसरे ट्रैक और दूसरे ट्रैक से तीसरे ट्रैक में 3 कंट्रीज की पुलिस आकर चेक करेगी ना सामान जी, कि भाई इसमें कोई ड्रग्स ना हो। हम तो मशहूर हैं इस काम में पिंकी की वजह से। तो वो जो है वो मसला हो गया हर वक्त। तो यार हर इशू में आप एक नया इशू लेकर आते हो। बिल्कुल सही। आपको, मैं तो वियतनाम की देख रहा हूँ, उसकी जो अब डेवलपमेंट है, लोग कहते हैं हमारे पास पहाड़ है, न ये है न वो है। भाई उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो कौन आएगा उस पहाड़ पर? बिल्कुल ठीक है सर। सर वापस आता हूँ सर, मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए। अब्दुल्ला मलिक साहब, पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक है सारे मामले में, क्योंकि अपनी ब्लैकमेलिंग के लिए तो वो सब कुछ कर लेते हैं। इन मामलात के ऊपर आके भी ब्लैकमेल होते हुए देखा हमने हुकूमत को। देखिए सर, एक शेडो बजट होता है, अपोजिशन भी देती है और जो आपके साथ अलाई होते हैं वो भी देते हैं। अब देखिए हमें तो कोई ऐसा नज़र नहीं आया, सिवाय इसके कि उन्होंने कहा था कि जी 50% सैलरीज बढ़ा दी जाएँ, लेकिन 50 क्या, वो तो 7% से भी ऊपर राजी नहीं थे। तो देखिए हर वो ब्लैक मेलिंग होती है कि अब हमारे सिंध के लिए अब क्या देना है। भाई अच्छी बात है अब लें, लेकिन अब पूरा मुल्क आपका, कोई एक सूबा तो आपका नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जिस दिन बजट पेश हो रहा था, आप सिर्फ पार्लियामेंट के उस अहाते में वो गाड़ियाँ देख लें जो बड़ी बड़ी खड़ी हैं, और पूछा जाए कि ये किसकी है। उससे सिर्फ एक सवाल किया जाए कि आप क्या टैक्स देते हैं? ये जो इतनी 8 करोड़ की गाड़ी खड़ी है, लैंड क्रूज़र, आपने कब खरीदी? आप 10 लाख अगर कोई बेचारा ताजिर वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर ले और वो बैंक से चली जाए, तो वो कहेंगे नोटिस आ जाएगा FBR का, ये 10 लाख आपने कहाँ से इन्वेस्ट किया है। और ये 10 करोड़ की गाड़ी का वो कोई नहीं पूछेगा। सर ये देखना, ये अल्लल तल्लों की हुकूमत है मादरत के साथ, ये अवाम की पसंदीदा हुकूमत नहीं है। अवाम तो मानने के लिए तैयार नहीं। अगर प्रो अवाम होती तो बजट से पहले 6 महीने बजट की तैयारी हो रही होती। किसी एक MPA को बाहर निकल के पूछे भाई टैक्स टू GDP क्या होती है,
शरह नमू आपकी 2% के ऊपर जा ही नहीं रही है। आपका एग्रो रिच है, रिच पंजाब का एग्रीकल्चर बेस्ड है भाई। उस आप क्या कितनी इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना राइस बार भेज रहे हैं, कितनी गंदा भेज रहे हैं। आपने शुगर वो कॉटन को ख़त्म करके साउथ में जाके शुगर मिलें लगा ली हैं। और शुगर मिलें किसकी हैं यार? 25-25 एक बंदे की मिले हैं, 5-5 की मिले हैं। क्या वो उस पर शुगर पर टैक्स, और उस पर शुगर भी कितनी बनती है? एक वो जो एक्सपोर्ट होती है बाहर जाती है, फिर एक वो जो आपके ये कोका कोला इनमें क्रीम तरीन 5वें दर्जे की शुगर पे आप टैक्स लगाते हैं। और फिर जो सेस होता है बाकी चीज़ होती है वो क्या सिर्फ और सिर्फ आँख के देखना, लोगों के आँख में आप धूल झोंकते। पहले वाकई एक दोस्त ने सही कहा कि जब बजट आता था तो लोग दुकानें बंद करके टीवी के आगे बैठ जाते थे। कितने सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ को, कितने जो प्रोफेशन है उनको रिलीफ मिलेगा। यहाँ रिलीफ वगैरह कोई नहीं है। देखिए हर 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 तबका उससे निकलना चाहता है भाई। हुकूमत में वो लोग बैठे हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। पहले ज़माना था 70s का जिसमें वो लोग होते थे जो टांगों पे सवारी किया करते थे। अब वो लोग हैं जो आपको कहते हैं आपको थोड़े वोटर न लाए हैं भाई, हमें तो बस जितने जिताना था। अब ये जो एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगली दफ़ा फिर जीत जाएंगे, कौन सा वोटों से जीतते हैं। ये बड़ा ख़तरनाक है। देखिए वो जो आइन का मंशा है वो जमहूरियत है। जमहूरियत का तकाजा है कि जो चोजन रिप्रेजेंटेटिव है रियल में उनको हुकूमत दें। खुदा के लिए इस मुल्क को चलने दो यार। ये जो अवाम खत्ते गुर्बत से नीचे रह रही है, इससे बेच के गुजारा कर रही है। एक खातून ने मुझे बताया कि मेरा 24,000 का बिल लगा, पहले भी मैंने कहा है, तो वो बेचारी 40,000 इनकम है। मुझे बताएं अब आप इनकम जनरेट करते हैं बिजली के बिल देने के लिए, वो कब कैपेसिटी बिल्डिंग चार्ज ख़त्म करो ना यार, क्यों नहीं करते हो? उसमें से किस किस के मिले हैं बताओ ना कौम को, बताते क्यों नहीं? और हमारे यहाँ भी लोग ऐसे, मैं कहता हूँ अपोजिशन एक एक सवाल उठाए तो लग पता जाए भाई हमें ये सवाल बताएं कि ये पैसा कहाँ से आया। अब आपने BOR ने पिछले 1.5 साल में 187 वीगो डाले खरीदे हैं AC और DCO के लिए, और उसका 250 अरब रुपए का। यार वो पैसा किसका है यार? आप सिविल सेक्रेटेरिएट में चले जाएं, हुलिया बिगाड़ के रख दिया। बिल्कुल सही है सर। मुझे इमरान साहब फिर यार नई बिल्डिंगें बना दी हैं, पैसा लगा दिया, ये जी ह्यूमन डेवलपमेंट हो रही है, क्या बात है यार। राइट इमरान साहब ये बताइएगा, मालदी की हुकूमतों की तरह क्या मौजूदा हुकूमत भी फैसला कर चुकी है कि ऐसे ही लूटना है, टैक्स इस्लाहात नहीं करनी हमने? हाँ बिल्कुल, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये बात की, टैक्स इस्लाहात। हमारी प्रॉब्लम जो है सबसे बड़ी हमारे मुल्क की ये है कि हम टैक्स इकट्ठा करने का एक निज़ाम है उसी को वज़ा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कैश इकॉनमी, ब्लैक इकॉनमी का वॉल्यूम ओरिजिनल इकॉनमी से भी 2 गुना ज़्यादा है। यही वजह है कि हम देखते हैं कि यहाँ पर एक गाड़ी का नया मॉडल आता है और गाड़ियाँ बिकना शुरू हो जाती हैं। इस साल जो गाड़ियों की सेल है वो 43% इंक्रीज़ हुई है पिछले साल की निस्बत, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी इकॉनमी जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं है, हम टैक्स देना नहीं चाहते। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल है कि आपने ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए, अव्वल तो आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी ज़रूरत ही नहीं है कि आप ताजरों को टैक्स नेट में ले आएँ। वो आपको ऐसा ब्लैकमेल करते हैं, और नून लीग चूँकि उनको सपोर्ट करती है तो दिस इज़ द रीज़न कि आप उनको बिल्कुल भी हाथ नहीं डालते हैं। इस दफ़ा आपको जब कहीं से रास्ता नज़र नहीं आया, IMF ने आपको प्रेशराइज किया, तो आपने ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए एक फ़िक्स्ड टैक्स रेट के ऊपर उनको आमादा कर लिया कि आप महीने का आप साल का 25,000 रुपया देंगे और आप टैक्स से मुस्तस्ना हैं। अच्छा, अब ये बेसिकली इसके पीछे एक ग्राउंड ये बनाई गई है कि हम इनको टैक्स नेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। सर बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत। आप उनको इस तरह टैक्स नेट में लाने की नहीं, बल्कि उनको टैक्स एमनेस्टी स्कीम देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको पता है कि इसमें इन्होंने शराइत ये रखी है कि आप 25,000 रुपये का, आपकी सालाना इनकम अगर 20 करोड़ के करीब है ना, और आप 25,000 रुपया दे के जान छुड़वा लेंगे तो आपकी दुकान में आपके FBI का ऑफिसर आ ही नहीं सकता, आपको पूछ ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि इनको एमनेस्टी आपने दे दी है। और इन द सेम कैटेगरी अगर 20 करोड़ रुपया एक सैलरीड क्लास कमा रही हो तो वो मोर देन 50% टैक्स देगी, बल्कि कोई भी इंडस्ट्री कमा रही हो, अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी कमा रही हो ना, तो वो भी 29% टैक्स दे देती है। आपने ताजरों को एमनेस्टी दे दी। अब आप ताजरों को जब एमनेस्टी देंगे तो आप टैक्स बेस नहीं बढ़ा सकते। जब आप टैक्स बेस को नहीं बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि आप उन्हीं लोगों से टैक्स इकट्ठा करेंगे, जैसा कि आप अब कर रहे हैं। सैलरीड क्लास को आप दोबारा प्रेशराइज कर रहे हैं। आपने लास्ट ईयर जो टैक्स का बजट टैक्स कलेक्शन जो थी उसका हदफ आपने रखा था 1.4 के करीब, 1.4 ट्रिलियन के करीब। आपसे वो भी पूरा नहीं हुआ, आपने 1.3 ट्रिलियन इकट्ठा किया, एक का फिर फ़र्क रह गया। अब इस दफ़ा आपने वो बढ़ाकर उसको 1.52 के करीब कर दिया, यानी कि आपने 250 अरब रुपया मज़ीद टैक्स बढ़ा दिया है जो आपने हदफ हासिल करना है। सवाल ये है कि आपने ये इकट्ठा कहाँ से करना है।
वो आपको वो भी बता देते हैं कि वो कहाँ से इकट्ठा करना। आपने एक मेन सोर्स ढूंढ लिया है, वो है पेट्रोलियम लेवी का। पिछले साल आपने जो पेट्रोलियम लेवी का हदफ रखा था, वो रखा था कि हम ना 1.2 ट्रिलियन के करीब ना पेट्रोलियम लेवी से ले लेंगे। आपने ले लिया 1.4 ट्रिलियन, और अब आपने 1.7 ट्रिलियन का बजट रख दिया है कि हमने आवाम से 1.7 ट्रिलियन पेट्रोलियम लेवी की मद में लेना है। इसका मतलब है कि जहाँ पर आपको शॉर्टफॉल नज़र आएगा, आपने पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है और अपनी टैक्स कलेक्शन पूरी कर लेनी है। तो बेसिकली पाकिस्तान में जो बजट है ना, ये साल के बाद नहीं, हर जुम्मे के जुम्मे पेश होता है। तो आम आदमी के लिए जो बजट है वो जुम्मे के जुम्मे होता है, और वो हर जुम्मे को सोचता है कि शायद आज प्राइसेस बढ़ेंगी या कम होगी, उसके ऊपर उसके पूरे महीने की इनकम और एक्सपेंसेस का इन्हिसार होता है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। दूसरी एक बात दो, पहली बात तो ये आपने एफपीआर की टारगेट रखा है, मुझे ये बताएं जो पिछले वर्ष में डिफरेंस है कहाँ से पूरा करें, सोर्सेज तो आपने बताया ही नहीं है। दूसरी बात यह कि अभी 9:01 में जो बच्चा पैदा होगा वो 3.5 लाख का मकरूज बच्चा पैदा होगा, और वज़ीर साहब बताए ना, 15-15 लाख का आप जो सूट पहनते हैं और 1.5 की घड़ियाँ बांधते हैं, आप गरीब मुल्क के, शर्म आना चाहिए। वो IMF ये क्यों नहीं पूछता भाई 11 रुपये का त्यारा कहाँ से आया, भाई ये क्यों नहीं पूछता कि आपने ये लल्ले तले पैसे कहाँ से खर्च किए। राइट, मुझे क्लोजिंग में जाना। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मलिक साहब, महमूद बुखारी साहब आपका शुक्रिया, इमरान अहमद साहब आपका शुक्रिया, जफर साहब आपका शुक्रिया, कैसर साहब थैंक यू सो मच। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।